चलिए दोस्तों, तो बहुत ही मस्त वैरायटी, बहुत ही बेस्ट टाइप के क्वेश्चन जिसको हम कहते हैं असर्शन रीजन क्वेश्चंस, उसकी प्रैक्टिस करेंगे। हमने इसका प्रैक्टिस किया था फर्स्ट चैप्टर के अंदर भी, और उसमें हमने इसको समझा था कि किस तरीके से क्वेश्चंस हमें अटेम्प्ट करने होते हैं। एक बार मैं फिर से रिपीट कर देता हूं, बट आने वाले चैप्टर्स में हम बार बार इस पर टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। मोटा मोटा आपको फर्स्ट चैप्टर में बता दिया गया था, सेकंड चैप्टर में एक बार और रिपीट करके चलते हैं कि इसमें हमें करना क्या होता है। ठीक है, तो बेसिकली यहाँ पे दो स्टेटमेंट दिए होते हैं, एक को हम बोलते हैं असर्शन और दूसरे को हम क्या नाम देते हैं, दूसरे को हम कहते हैं रीजन। अब इसका मतलब क्या हुआ सर? असर्शन का मतलब एक सीधा सीधा आपको असर्शन में क्या बोला जा रहा है, एक आपको फैक्ट बताया जा रहा है। असर्शन के अंदर आपको क्या बताया जा रहा है, एक फैक्ट बताया जा रहा है, और रीजन के अंदर उसी फैक्ट को आपको डिस्क्राइब करने की कोशिश की जा सकती है। हो सकता है वो उसी का फैक्ट का रीजन हो सकता है कोई हो। मतलब कि इन शॉर्ट हमने कहा था कि असर्शन इज व्हाट, अ सिंगल फैक्ट, रीजन इज व्हाट, अनदर फैक्ट। दो फैक्ट्स आपको दिए हुए हैं, दो आपको स्टेटमेंट्स दिए हुए हैं, दो आपको यहां पे स्टेटमेंट्स दिए हुए होंगे, एक का नाम होगा असर्शन, एक का नाम होगा रीजन। ठीक है सर, अब अपने को पहले ये देखना है कि इन दोनों स्टेटमेंट में से आपको क्या खेलना है, ट्रू एंड फॉल्स। कौन सा ट्रू है कौन सा फॉल्स है, पहले तो ये देखना है। जब आपको पता लग गया कि एक ट्रू है एक फॉल्स है, तो आपका ऑप्शन सी और डी में से निकल के आता है, जिसमें हम कहते थे कि एक ट्रू होगा, ए इज ट्रू मतलब असर्शन इज ट्रू बट रीजन इज फॉल्स, और दूसरा असर्शन इज फॉल्स बट रीजन इज ट्रू। ये तो एक बात होगी जब यहां पे एक ट्रू है एक फॉल्स है, एक ट्रू है एक फॉल्स है। क्या दोनों फॉल्स की पॉसिबिलिटी है? तो हमारे जितने भी कोड्स हैं उस कोड्स के अंदर दोनों फॉल्स की पॉसिबिलिटी नहीं है। मतलब ऐसा नहीं हो सकता कि दोनों फॉल्स हो, एक ट्रू होगा दूसरा फॉल्स होगा, एक फॉल्स होगा दूसरा ट्रू होगा, या फिर दोनों ट्रू होंगे, या फिर दोनों ट्रू होंगे, ए और आर दोनों ट्रू, ए और आर दोनों ट्रू। जब दोनों ट्रू होगा तो फिर क्या होगा, आगे फिर क्या चेक करना है अपने को। अगर दोनों स्टेटमेंट आपके ट्रू निकलते हैं तो हम क्या कहते हैं कि आप ये चेक करो कि क्या ये जो रीजन है दिस इज रिलेटेड टू असर्शन। मतलब कि यहां पे जो स्टेटमेंट दी जा रही है, क्या वो स्टेटमेंट रिलेटेड है इस असर्शन के, और क्या वो उसी को एक्सप्लेन कर रहा है, क्या वो उसी को डिफाइन कर रहा है, क्या उसकी करेक्ट एक्सप्लेनेशन है वो। अगर हां तो आपका ऑप्शन हो जाएगा ए करेक्ट, और नहीं कि दोनों स्टेटमेंट तो है, दोनों फैक्ट्स तो दिए हुए हैं, लेकिन वो आपस में लिंक्ड नहीं है, उसका एक दूसरे से कोई लेना देना नहीं है, तो आपका आंसर हो जाएगा क्या, बी। तो इस तरीके से आपको समझना है, ट्रू फॉल्स देखना है। एक इसको अटेम्प्ट करने का मस्त तरीका क्या है, दोनों फॉल्स हो गए ऐसा होगा ही नहीं, एक ट्रू हो गया तो ए और बी का ऑप्शन खत्म। सपोज ए आपका, आपने ए पढ़ा, सेशन बना और ये ट्रू निकल के आ गया, तो क्या, और बी पढ़ा तो ये फॉल्स निकल के आ गया। जब आपने ट्रू फॉल्स का स्टेप कर लिया तो एक ट्रू एक फॉल्स है, तो आपको ज्यादा सोचना ही नहीं, आंसर इज सी। और वही पहला फॉल्स हो जाए दूसरा ट्रू हो जाए, आंसर इज डी। मतलब उसके अंदर आपको ये इससे रिलेटेड है कि नहीं है, इसके ऊपर जाने की आवश्यकता ही खत्म हो जाती है। लेकिन जहां पर आपको पता लग गया दोनों ट्रू है, तो आपको एक स्टेप और बढ़ना पड़ेगा कि क्या वो आपस में रिलेटेड है कि नहीं, क्या वो रीजन उसी का एक्सप्लेनेशन है कि नहीं। अगर है तो आंसर इज ए, अदरवाइज आंसर इज बी। तो दिस इज हाउ वी अटेम्प्ट द असर्शन रीजन क्वेश्चंस। बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 1 की। कुछ 6 सवाल है, ज्यादा कुछ सवाल नहीं है, प्रैक्टिस के लिए 6 सवाल हमारे लिए काफी है, अदरवाइज आपको कुछ नहीं करना। इट इज जस्ट लाइक अ ट्रू फॉल्स। ट्रू फॉल्स आपको आता है, कॉन्सेप्ट आपके क्लियर है, तो आप इसके हजारों क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लोगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है सर, चलिए तो पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, एनी एक्सपेंडिचर दैट गिव्स बेनिफिट फॉर वन अकाउंटिंग पीरियड इज नोन एज कैपिटल एक्सपेंडिचर। कह रहा है कोई भी आपका एक्सपेंडिचर जो आपको बेनिफिट देता है सिर्फ एक अकाउंटिंग पीरियड में, उसको आप कैपिटल कहते हो। आपने सीख के आए हो, पीछे आपने बहुत पढ़ा इसके ऊपर कि अगर कैपिटल एक्सपेंडिचर होगा तो वो मोर देन वन अकाउंटिंग पीरियड तक बेनिफिट देगा, मतलब वो लॉन्ग टर्म तक बेनिफिट देता है, और जो 1 साल तक बेनिफिट देता है उसको हम रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कहते हैं। मतलब दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स। अगला रीजन वाला स्टेटमेंट, अ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर the benefit of which will accrue in more than one financial year has to be written off in more than one accounting period is called deferred revenue expenditure। मतलब कि वो वाला रेवेन्यू एक्सपेंडिचर जिसका हमें लगता है कि बेनिफिट जो है वो 1 साल से ज्यादा तक जाएगा, तो उसको हम राइट ऑफ कर देते हैं मोर देन वन अकाउंटिंग पीरियड में। मतलब जितने साल तक उसका बेनिफिट जाएगा उतने साल में उसको राइट ऑफ करते हैं, और इस टाइप की बात को हम क्या बोलते हैं, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। तो कहीं ना कहीं बिल्कुल सही बोल रहा है। ये डेफिनेशन थी आपकी कि आपने कहा कि एडवर्टीजमेंट में भाई साहब हमने 1 लाख रुपए खर्च कर दिया और इसका जो बेनिफिट है वो हमें लग रहा है कब तक मिलेगा, 5 साल तक मिलेगा। तो हम क्या बोलते हैं कि इसको 5 साल में क्या बोलेंगे, राइट ऑफ करेंगे। मतलब पहले साल 1/5 करेंगे, पहला साल 20,000 रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, 80,000 आपका फिक्टिशियस एसेट, फिर 20,000 फिर से अगले साल रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, बच जाएगा 60,000 फिक्टिशियस एसेट। इस तरीके से हर साल 20,000 लेके जाएंगे और ये एंड में 0 हो जाएगा। तो दिस इज व्हाट, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। तो करेक्ट आपको दे रहा है। क्या इसमें इतना टाइम लगाने की जरूरत थी? नहीं सर। अगर ये फॉल्स हो गया तो ये ट्रू होगा ही होगा।
क्योंकि दोनों फॉल्स के तो आपके पास कोड ही अवेलेबल नहीं है, दोनों फॉल्स के तो आपके पास ऑप्शन ही अवेलेबल नहीं है। तो अगर पहला फॉल्स है तो दूसरा ऑटोमेटिकली ट्रू हो जाएगा। ऑल्दो हमने पढ़ के समझना फिलहाल पर्पस था, बट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आप जब एग्जाम में अटेम्प्ट कर रहे हो तो आपका पहला फॉल्स निकल गया, आपको दिमाग ही नहीं लगाना, दूसरा क्या होगा, ट्रू ही होगा, दूसरा क्या होगा, ट्रू ही होगा। बट पढ़ने से क्या हो जाता है कि सपोज दोनों फॉल्स हो गए तो आपको एक बार रीअश्योर होना पड़ेगा कि कहीं जो आप पहला फॉल्स बोल रहे थे कहीं आप गलत तो नहीं सोच रहे थे, कहीं वो ट्रू ही तो नहीं है। ठीक है, तो इसलिए पढ़ने से ये बेनिफिट मिलेगा कि जहां पे आपकी श्योरिटी 100% नहीं है कि पहला फॉल्स होगा ही होगा, आपको लग रहा है फॉल्स जैसा बट श्योरिटी नहीं है, तो उस केस में आप ऑब्वियसली दूसरा पढ़ लें, क्योंकि दोनों फॉल्स होगा नहीं, एक तो ट्रू होना ही पड़ेगा। तो फिलहाल क्या हुआ, पहला फॉल्स हो गया, दूसरा ट्रू हो गया, ऑप्शन इज डी। ऐसा ऑप्शन कहा था डी। अगला सवाल, Any expenditure which is incurred in acquiring and installation of an asset is capital expenditure। मतलब किसी भी एसेट को खरीदने के लिए और उसको इंस्टॉल करने के ऊपर अगर कोई भी खर्चा करना पड़ता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, कैपिटल एक्सपेंडिचर बोलते हैं। बिल्कुल सही कह रहा है। और सच एक्सपेंडिचर yields benefit for a long period and hence added to the assets। मतलब कि ऐसे जो एक्सपेंडिचर होते हैं वो आपके लॉन्ग पीरियड तक, ऐसे एक्सपेंडिचर मतलब ऑब्वियसली बात है इसी को एक्सप्लेन कर रहा है। ठीक है, तो ऐसे एक्सपेंडिचर को इसका बेनिफिट हमें क्या मिलता है, लॉन्ग पीरियड तक मिलता है और इसको हम एसेट में ही ऐड कर देते हैं। तो ये भी आपका सही कह रहा है और ये आपस में रिलेटेड भी है क्योंकि इसने रीजन के अंदर कैपिटल एक्सपेंडिचर को ही डिफाइन किया है। कह रहा है कि भैया कोई एसेट आपने खरीदा, एक्वायर किया, इंस्टॉल किया तो उसको हम कैपिटल एक्सपेंडिचर कहते हैं और इस टाइप के एक्सपेंडिचर जो होते हैं इसका बेनिफिट लॉन्ग पीरियड में मिलता है, इसलिए इसको हम एसेट्स में ही ऐड कर देते हैं। तो दिस इज ट्रू, बोथ आर ट्रू एंड बोथ आर रिलेटेड ऑल्सो। तो हेंस ए इज योर आंसर। यहां पे आपका आंसर क्या हो जाएगा, कोड ए। अगला क्वेश्चन नंबर 3, कैपिटल एक्सपेंडिचर इज इनकर्ड फॉर द पर्पस ऑफ इंक्रीजिंग द अर्निंग कैपेसिटी ऑफ द बिजनेस। कैपिटल एक्सपेंडिचर आप क्यों करते हो, क्योंकि आपको अपने बिजनेस की अर्निंग कैपेसिटी बढ़ानी होती है। बिल्कुल सही कह रहा है, बिल्कुल सही कह रहा है। बट अगला क्या कह रहा है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर इज इनकर्ड फॉर मेंटेनेंस ऑफ अर्निंग कैपेसिटी। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर जो हम इनकर्ड करते हैं वो अपनी अर्निंग कैपेसिटी को मेंटेन करने के लिए कहते हैं। क्या ये सही कह रहा है, नहीं कह रहा, ये भी सही कह रहा है भाई साहब, दोनों के दोनों सही कह रहे हैं। कैपिटल एक्सपेंडिचर बढ़ाने के लिए करते हैं, ये हम मेंटेन करने के लिए कहते हैं। बट क्या दोनों रिलेटेड है, नहीं, ये कैपिटल एक्सपेंडिचर को डिफाइन कर रहा है, ये रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को डिफाइन कर रहा है, दोनों आपस से रिलेटेड नहीं है। इस असर्शन का ये रीजन जो है वो एक्सप्लेनेशन नहीं है। तो बोथ आर ट्रू बट बोथ आर नॉट इंटर रिलेटेड। तो उस केस में आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला सवाल, एसर्शन क्या कहता है, एक्सपेंस इज द कॉस्ट ऑफ यूज ऑफ थिंग्स और सर्विसेज फॉर द पर्पस ऑफ जनरेटिंग रेवेन्यू। मतलब कि एक्सपेंस क्या है आपका, वो कॉस्ट है किसी भी मतलब चीज के ऊपर, किसी भी सामान के ऊपर या किसी भी सर्विसेज के ऊपर जो कि आपको रेवेन्यू जनरेट करने में मदद करता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, एक्सपेंस। बिल्कुल सही कह रहा है कि आपको रेवेन्यू जनरेट करना है, उसके लिए आप जो भी प्रकार के खर्चे करते हो, कोई सामान खरीदते हो या कोई सर्विसेज वगैरह लेते हो तो उसको हम एक्सपेंस का नाम देते हैं। वेरी ट्रू। अगला, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड एंड डेप्रिसिएशन आर एक्सपेंसेस। यहां उसने डिफाइन कर दिया, यहां उसने एक्सपेंस की ही एग्जांपल दे दी कि कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को हम एक्सपेंस कहते हैं, डेप्रिसिएशन होता है उसको हम एक्सपेंस कहते हैं। तो दिस इज ऑल्सो ट्रू एंड बोथ आर इंटर रिलेटेड ऑल्सो। तो इसका मतलब आपका कोड क्या हो जाएगा, ए। यहां पे आपका सही कोड लग रहा है। ठीक है सर, चलिए आगे बढ़ते हैं। आई गेस डेप्रिसिएशन मैंने आपको बता दिया। डेप्रिसिएशन का मतलब क्या होता है, किसी भी एसेट की वैल्यू जब कम होती रहती है ओवर द पीरियड ऑफ टाइम तो उस खर्चे को हम क्या नाम देते हैं, डेप्रिसिएशन का नाम देते हैं। हमने कोई एसेट खरीदा था 5 लाख रुपए का और एक साल के बाद उसकी एसेट की वैल्यू कितनी हो गई, 4,50,000 रुपए हो गई। तो जो 50,000 इसकी वैल्यू कम हुई है, ये 50,000 इज अ काइंड ऑफ एक्सपेंस नोन एज डेप्रिसिएशन। तो आई होप मैंने पीछे एक्सप्लेन किया था, अदरवाइज मैंने थोड़ा सा आपको और रिव्यू कर दिया यहां पे। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 5, प्रॉफिट। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, प्रॉफिट इज द एक्सेस ऑफ रेवेन्यू। प्रॉफिट इज द एक्सेस ऑफ रेवेन्यू। ओके, profits is the excess of revenue over expenses during an accounting period. It result due to business transaction which are regular in nature. बिल्कुल सही बात नहीं कह गया, कह रहा है क्या, एक्सेस ऑफ रेवेन्यू ओवर एक्सपेंसेस ड्यूरिंग अकाउंटिंग पीरियड, तो उसको हम प्रॉफिट कहते हैं। बिल्कुल सही बात है, अकाउंटिंग पीरियड नहीं होता, सिंपल सिंपल इसका डिफरेंस होता तो उसको हम इनकम कहते हैं। ये बात आपको मैंने क्लियर पीछे की हुई है। इट रिजल्ट्स ड्यू टू बिजनेस ट्रांजैक्शन। ये क्यों होता है, क्योंकि आपके बिजनेस ट्रांजैक्शंस हैं और उसका ये रेगुलर नेचर का ये इनकम माना जाता है, जो कि रेगुलर नेचर पे आप अर्न करते हो। मतलब मोटा मोटा कि आप कोई भी बिजनेस में डील कर रहे हो, आप जैसे कंप्यूटर बेच रहे हो तो कंप्यूटर बेचते हो, पैसा आता है और उसको बेचने के लिए जो आप खर्चे करते हो उसको माइनस कर देते हो, जो बचता है वो आपका प्रॉफिट हो जाता है। वेरी ट्रू। नाउ
गेन अराइजेस फ्रॉम ट्रांजैक्शन विच आर इंसिडेंटल टू बिजनेस सच एज सेल ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग, मतलब कि वो जो आपके बिजनेस से रिलेटेड तो है लेकिन आपका मेन सोर्स ऑफ इनकम नहीं है, आपका मेन जो फोकस है वो इन गेन्स के ऊपर नहीं होता, वो प्रॉफिट के ऊपर होता है, उन इंसिडेंटल ट्रांजैक्शंस पे नहीं होता, इन मेन ट्रांजैक्शन पे होता है जो कि आपके रेगुलर नेचर के होते हैं बिजनेस ट्रांजैक्शंस। तो ये भी बात बिल्कुल ठीक कह रहा है, लेकिन ये दोनों के दोनों अलग चीजों को डिफाइन कर रहे हैं, वन इज प्रॉफिट अनदर इज गेन। दोनों डेफिनेशन ठीक है बट दोनों आपस में इंटर रिलेटेड नहीं है, तो हेंस बी इज योर राइट आंसर। लास्ट क्वेश्चन आता है क्या, fictitious assets are those assets which cannot be realized in cash and no further benefit can be derived from these assets। fictitious assets कौन से होते हैं, जो कि आप कैश में रियलाइज नहीं कर सकते और उसका कोई फर्दर बेनिफिट जो है वो डिराइव नहीं किया जा सकता, बट उसको हम एसेट्स में लिखते हैं जस्ट फॉर द सेक ऑफ अकाउंटिंग पर्पस। आपका एक प्रकार का वो नॉमिनल एसेट होता है, एक प्रकार का वो एक्सपेंडिचर होता है, बट उस एक्सपेंडिचर को आपने क्लासिफाई कर दिया इन फॉर्म ऑफ फिक्टिशियस एसेट्स क्योंकि आप उसको ओवर द पीरियड ऑफ टाइम राइट ऑफ कर देते हो, बट उससे आप कैश रियलाइज नहीं कर सकते। तो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ फिक्टिशियस एसेट, वेरी ट्रू। अगला, गुडविल, पेटेंट्स एंड ट्रेडमार्क आर फिक्टिशियस एसेट्स। गुडविल जो है, पेटेंट जो है, ट्रेडमार्क है, वो फिक्टिशियस है। साहब गलत बोल रहा है, वो क्या है, वो इंटेंजिबल होता है। फिक्टिशियस का एग्जांपल क्या था आपका, प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस, एडवर्टीजमेंट एक्सपेंडिचर, ये आपके एग्जांपल थे किसके, फिक्टिशियस एसेट्स के। तो मतलब ये क्या हो गया, फॉल्स हो गया, पहला ट्रू दूसरा फॉल्स, तो ऑप्शन सी आपका यहां पे जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो दिस इज हाउ वी अटेम्प्ट असर्शन एंड रीजन क्वेश्चंस। एक ये जस्ट सैंपल्स थे आपके सामने, आपके पास क्वेश्चंस की वैरायटी कुछ भी हो सकती है, आपको समझ में आना है कि आपको अटेम्प्ट कैसे करना है, और अगर आपके कॉन्सेप्ट जो है वो बिल्कुल क्लियर है तो इसमें कोई दिक्कत वाली ऐसी बात है नहीं, बट अ काइंड ऑफ यूनिक वैरायटी। एक क्वेश्चंस का पैटर्न थोड़ा डिफरेंट होता है तो थोड़ा सा किसी किसी बच्चे को डिफिकल्टी इसके अंदर लग सकती है, बट आई डोंट थिंक सो कि अगर आपने कॉन्सेप्चुअली सारी चीजें सुनी है, अच्छे से समझी है, प्रॉपर सारी वीडियोस को कवर किया है, स्टार्टिंग से आप चीजों को देखते हुए आ रहे हैं, सुनते हुए आ रहे हैं, तो ये क्वेश्चंस बिल्कुल मजाक है। ठीक है, चलिए जी, तो दिस इज ऑल अबाउट असर्शन एंड रीजन क्वेश्चंस। लेते हैं ब्रेक,